हेलो, क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही शानदार हो गए। आज हम मैं पढ़ाने वाला हूँ बहुत ही बेहतरीन जो इतिहास से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं बाबर यानी मुगल वंश के बारे में। सारी इंपोर्टेंस हम बात करेंगे। क्या क्या बात करेंगे? बाबर की प्रारंभिक जीवन, भारत में आक्रमण, बाबर का साम्राज्य, बाबर की प्रमुख विशेषताएं, बाबर के युद्ध। आज हम ये सब करने के बाद से 50 क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे विथ आंसर। तो घबराने की कोई बात नहीं। अभी तक जितने लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी का, एनडीए का, सीडीएस का या आरपीएफ का, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस का हो, कुछ भी, जहाँ पे हिस्ट्री सा एक मुगल वंश बहुत ही बेहतरीन रिप्रेजेंट होता है। अभी मुगल वंश में मैं केवल बात करने जा रहा हूँ बाबर का। अभी बाबर का मैं बात करूँगा, आफ्टर डेट में बात करूँगा हुमायूं। फिर ऐसे ऐसे मैं सारे बाबर के जितने एम्पायर थे मैं सबको डिस्कस करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने कुछ बेहतरीन इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ अबाउट बाबर। मैं बारे के बारे में डिस्कस करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बाबर जहारुद्दीन इन मोहम्मद बाबर मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट थे। बाबर मुगल साम्राज्य के पहले अंपायर थे जिन्होंने 1526 में पानीपत के प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना या नींव रखी थी। ठीक है। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को वर्तमान उज़्बेकिस्तान के समरकंद शहर में हुआ था। उज़्बेकिस्तान में एक जगह समरकंद, वहां पे बाबर का जन्म होता है। ठीक है। और वह तुर्की वंश के थे। बाबर किस वंश के, पहली बात जान लीजिए। बाबर का जन्म नोट डाउन करने की इंपोर्टेंस है। बाबर का जन्म कब होता है? 1483 में। कहाँ पे? उज़्बेकिस्तान के अंदर, समरकंद शहर में। और वो तुर्की वंश के थे। किस वंश के थे भाई? बाबर होते हैं एक तुर्की वंश के। किस वंश के बाबर हैं? तो बाबर तुर्की वंश के थे। उनकी माता मातृभूमि समरकंद की थी। उनकी माताजी समरकंद की थी, लेकिन बाद में उन्होंने काबुल, अब अफगानिस्तान, पहले कहाँ थी? उज़्बेकिस्तान, समरकंद, फिर उसके बाद से काबुल। कहाँ? काबुल का अफगानिस्तान को अपनी राजधानी बनाई। उम्मीद कर रहे हैं कि पहली इंट्रो अबाउट ऑफ बाबर के बारे में समझ में आया। हमने पढ़ा कि बाबर का नाम क्या है? जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है। 1483 में उनका जन्म हुआ है। माता पहले उज़्बेकिस्तान समरकंद में, और उसके बाद से तुर्की काबुल अफगानिस्तान में। एक तुर्की वंश के संस्थापक थे या राजा थे। हम पढ़ने जा रहे हैं बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। ठीक है। हम बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां जानने जा रहे हैं। देखिए, प्रारंभिक जीवन मैं पढ़ाऊंगा आपको पहले कि बाबर की प्रारंभिक जीवन क्या थी। तो डिस्कस करते हैं। पहली बात, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। उनका असली नाम जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ये नोट डाउन करने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। हाँ, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। उनका असली नाम जहारुद्दीन मोहम्मद बाबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि ए तैमूर लंग के वंशज थे। किस वंश, किन से वंशज थे? ये तैमूर लंग के वंशज से। कहा जाता है इन तैमूर लंग के बारे में कि इन्होंने 1 करोड़ लमसम 1 करोड़ लोगों का सर काट करके दीवार बनवाया था तैमूर लंग। क्योंकि वर्ल्ड का सबसे खतरनाक और गंदे व्यक्ति थे तैमूर लंग। ठीक है। जिनका साम्राज्य मध्य एशिया में फैला हुआ था। ठीक है। उनका साम्राज्य कहाँ पे फैला हुआ था? उनका साम्राज्य मध्य एशिया में फैला हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे भाई, समझते जाएंगे। बाबर ने समरकंद को 11 वर्ष की आयु में अपने दादा से प्राप्त किया था। देखिए बाबर कैसे रिसीव करते हैं। 11 वर्ष के मात्र आयु में बाबर ने अपने दादाजी से ये समरकंद को प्राप्त किया था, लेकिन बाद में उसे खो दिया। कोई प्रॉब्लम हुई बाद में और खो दिया, और काबुल को अपना आधार बना लिया। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अब हम जानेंगे भारत में आक्रमण। ठीक है। दूसरा पॉइंट जानेंगे, बाबर के द्वारा भारत में आक्रमण। पॉइंट नंबर बी यूनाइटेड। बाबर ने 1519 में भारत के उत्तर पश्चिमी
बाद में आक्रमण करना शुरू किया और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर इस लड़ाई ने बाद में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। सुनिए कहानी सुनते हैं। जब लोदी वंश के संस्थापक थे बालोल लोदी और अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। ऐसा घटना होता है कि मेवाड़ के राजा राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के चाचा आजम खान और आलम खान खुद ही इनवाइट करते हैं किसको, बाबर को। उनका पर्पस होता है कि यदि हम इनवाइट करके इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं तो कुछ हिस्सा हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी ऐसी फिरंदी होती थी कि हमने इनवाइट किया किसी को भी अपने देश में तो समाज विस्तार और समाज धर्म प्रचार के माध्यम से आगे बढ़ना, विस्तारित होना चालू कर देता है। जैसे मोहम्मद गौरी को देखिए, ठीक है, और इसको देखिए, बाबर को देखिए। बाबर का मेन पर्पस था कि लड़ना, वो खुद ही काबुल अपने यहाँ हार चुका था कई बार, फिर भी आलम खान ने इनवाइट किया इब्राहिम लोदी को मारने के लिए और ऐसा हुआ कि उन्हीं लोग से युद्ध लड़ना पड़ा और सबको हरा करके बाबर खुद ही गद्दी पर बैठ गया। ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब इसमें कुछ समझते हैं कि बाबर का पहला भारतीय आक्रमण 1526 में हुआ था, जिसमें उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर और पानीपत की पहली लड़ाई का निर्णय विजय प्राप्त किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर गद्दी पर बैठ जाते हैं और बहुत ही क्लियरली मैं बात कहूँ तो पतन होता है लोदी वंश का। फिर दिल्ली सल्तनत का नामो निशान मिटा करके दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे एक और वंश बैठता है जिसका नाम होता है मुगल वंश, जो बाबर के द्वारा स्थापित किया जाता है। हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन लेते चलेंगे। अब हम जानेंगे पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में क्या फैक्ट था, क्या इसकी सैंपरिंग हुई, क्या इंपॉर्टेंस है जानेंगे। देखिए, यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। पानीपत के प्रथम युद्ध जो थी, मैं बोला इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ी गई थी। बाबर की सेना की संख्या इब्राहिम लोदी से कम थी। बाबर क्यों जीत गया? क्योंकि उसके पास पहला तुर्की जो था, जो तोपों का प्रयोग किया था, पहला तुर्की था जो हाथी घोड़े का प्रयोग किया था, पहला ऐसा तुर्की था बहुत सारी सेनाओं का प्रयोग किया था। देखिए, इंडिया के जो शासक थे या इंडिया में जो मुगल वंश के जो पीपल्स क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत के जो बादशाह थे, उनका मतलब क्या था? घोड़े पे चढ़ के वार करना, हाथियों पे चढ़ के वार करना। इंडिया की सबसे बड़ी पराजित का यही कारण है, जो हाथी घोड़े पे वार करना। दुश्मन नीचे से पत्थर से भी मार सकता है, राइफल से भी मार सकता है और तीर कमान से भी मार सकता है। सो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया एंड अम्पायर। लेकिन बाबर ने अपनी सैन्य रणनीति और युद्ध कला से जीत हासिल की। बाबर के पास एक ऐसी कला थी, रणनीति थी, जो बहुत ही कंफर्टेबल के साथ इब्राहिम लोदी को पानीपत के बैटल में हरा करके और मुगल वंश की स्थापना करता है। देखिए, नेक्स्ट बात समझेंगे। इस लड़ाई के बाद बाबर दिल्ली और उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने में सफल हो गया। देखिए, पानीपत के प्रथम युद्ध केवल नींव रखी थी, लेकिन घाघरा के युद्ध ऐसा करता है, घाघरा के युद्ध में क्लियर हो जाता है कि पानीपत मतलब मुगल वंश एक अस्थिर हो गई है, जो अपने समाज को लगातार साम्राज्य को विस्तार करती जा रही है। घाघरा के युद्ध नेक्स्ट देखेंगे, आगे बताता हूँ। देखिए, बाबर का साम्राज्य, बाबर का आखिर साम्राज्य का विस्तार कैसे होता है, हम ये जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, बाबर ने 1526 में दिल्ली पर विजय प्राप्त किया। करने के बाद मुगल वंश की नींव रखी। जब बैटल ऑफ पानीपत में विन हुआ तो आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू द फाउंडिंग्स आवर डायनेस्टी। आफ्टर दैट उन्होंने भारत में मुगल संस्कृति और प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की। मुगल वंश और मुगल प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत किसने की? तो बाबर की थी। कुछ इंपोर्टेंस में, बाबर का साम्राज्य बहुत ही सीमित था। बाबर का एक साम्राज्य जो था बहुत ही सीमित जगहों में था, लेकिन उनके बाद उनके बेटे हुमायूं, उनके बाद गद्दी पे कौन बैठा है? बाबर के डेथ के बाद से उनके बेटे हुमायूं, उन्हीं बड़े बेटे हुमायूं बैठते हैं और पोते अकबर ने इसे विस्तारित किया और मुगल साम्राज्य को समृद्धि किया, मतलब उसको प्रगति पे रखा। पहले बाबर के पुत्र हुए कौन? हुमायूं। हुमायूं अयोग्य शासक था, उसके अंदर उतनी क्वालिटी नहीं थी। फिर उनके हुमायूं के लड़के आते हैं, यानी बाबर के पोते अकबर, जो अकबर को कहा जाता है 56 साल तक भारत में शासन किया।
कितने, सॉरी 56 वर्ष तक इन्हीं के अंदर 9 रत्न थे। बाबर ही एक ऐसा शासक था जो दीन इलाही धर्म को प्रचलित किया था, ठीक है, हिंदू और मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए। बाबर के अच्छे एक 9 रत्न के नाम से जाना जाता था। बाबर के पास बहुत ही बेहतर एक कूटनीतिक व्यक्ति था जिसका नाम बीरबल था, ठीक है। बहुत ऐसी फैक्ट हैं जो अकबर के द्वारा आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे जब मैं अकबर को पढ़ाऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाबर की प्रमुख विशेषताएं जानते हैं। बाबर की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सैन्य नेतृत्व। अगर सैन्य नेतृत्व की बात करें तो बाबर एक महान सेनापति था। बाबर एक बहुत ही बड़ा सेनापति था और जिन्होंने अपनी सेना को नवीनतम तकनीकी और युद्ध विधियों से लैस किया था। बाबर खुद ही एक सेनापति था, युद्ध स्थल का महारत हासिल किया हुआ था। उसको रणनीति, युद्ध में कैसे लड़ना है, किस तरह से पराजित करना है दुश्मनों को, बहुत ही वाली बात ही पता था बाबर को। इसीलिए एक फैक्ट कहा जाता है कि बाबर का जीतने का मुख्य कारण ये भी था। नेक्स्ट फैक्ट को जानेंगे। काव्य रचनाएं इसकी देख लेंगे हम। बाबर का काव्य में गहरा रुचि थी। बाबर अपने काव्य रचनाओं में बड़ा ही रुचि रखता था। उन्होंने अपनी आत्मकथा को बाबरनामा लिखी, अपनी आत्मकथा को बाबरनामा में लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी जीवन की घटनाओं को युद्ध और मात्रा में वर्णन किया है। किसमें भैया? बाबरनामा में। नेक्स्ट देखेंगे शक्ति और साहस। अगर हम बात करें, हम टॉक अबाउट द करेजियस एंड द पावर एंड बाबर। बाबर ने विभिन्न शत्रुओं को सामना करते हुए भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। सही बात है, बहुत सारे ऐसे साम्राज्य को पराजित करके, जैसे इमराई लोधी को घग्गर युद्ध में बहुत सारे। बाबर के युद्ध हम पढ़ेंगे। बाबर के युद्ध देखिए, बाबर के युद्ध को समझते हैं। बाबर ने कुल 6 प्रमुख युद्धों में हिस्सा लिया। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत की पहली लड़ाई थी और पानीपत की प्रथम लड़ाई ने ही मुगल वंश की नींव रखी थी। 1526 में हुआ था। बाबर ने इसके अलावा अफगानों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। क्या हुई थी? कई लड़ाइयाँ। उनके द्वारा जीते गए प्रमुख युद्धों में पानीपत की पहली लड़ाई पानीपत की पहली लड़ाई और चौसा की लड़ाई 1539 में, ठीक है, 1526 और फिर जाके 39, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रही है मुगल वंश की नींव रखने में। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा, ठीक है, हम देखेंगे। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा, ठीक है, अपनी जीवन से युद्ध, परिवार और समकालीन घटनाओं का विस्तार विवरण किया। यह काव्यात्मक शैली में लिखा गया है और बाबर की व्यक्तित्व और दृष्टिकोण को दर्शाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। 8 के बारे में जानेंगे। क्या कह रहा है? बाबर का परिवार। बाबर के परिवार क्या था? बाबर की 2 प्रमुख पत्नियां थी। बाबर की कितनी पत्नियां थी भैया? ये भी मैं बना के लेकर आया हूँ। बाबर की 2 पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी महंस एगांगी थी, जिनसे उन्हें हुमायूं जैसे महान पुत्र की प्राप्ति हुई। उनकी पत्नी का नाम क्या था? महंस एगांगी। नेक्स्ट इसमें समझेंगे, उन्होंने हिंदू रानी करनाल को अपनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया था। पूछेगा कि हुमायूं के पास सलाहकार के रूप में कौन थी? तो एक हिंदू महारानी थी, उनका नाम था करनाल, ठीक है। अब देखेंगे बाबर 10 का निर्धन। बाबर का निर्धन कैसे होता है समझेंगे। बाबर का निर्धन 26 दिसंबर 1530 में हुआ था। वह 47 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया को छोड़ के अलविदा कह दिया था, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है। बाबर की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य उनके बेटे हुमायूं ने संभाला और हुमायूं के बाद उनके पोते अकबर ने मुगल साम्राज्य को विशाल बना दिया। अंडरस्टूड? समझते रहेंगे और मजा लेते चलेंगे। उम्मीद करेंगे आपको समझ में बहुत आ रहा होगा। बाबर का शाही विरासत देखिए भाई। बाबर के शासन में मुगल संस्कृति का विकास हुआ। उन्होंने भारतीय कला, साहित्य और स्थापत्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, बाबर का सबसे बड़ा योगदान भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना था और जिसे उन्होंने
पोते अकबर ने विस्तारित रूप से समृद्धि किया, आगे बढ़ाया। ठीक है, मैं बोला कि सबसे ज्यादा समय ड्यूरेशन काम करने वाला गद्दी पे बैठने वाला था, तो अकबर 56 साल तक बैठा। बाबर ने जीवन और कार्यों को लेकर कई विस्तार और चर्चाएं रही हैं, लेकिन उनकी ऐतिहासिक महत्वता और मुगल साम्राज्य की नींव रखने में उनका योगदान अनमोल रहा है। ठीक है, बाबर, अभी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हमने बहुत सब चीजें पढ़ लिया है। ठीक है, हमने बाबर की सारी इंपोर्टेंस को समझा, एक एक को समझा। अब हम समझेंगे क्वेश्चंस। बाबर से रिलेटेड मैं 50 क्वेश्चन आपसे कराऊंगा। तो आइए हम जानते हैं बाबर का असली नाम क्या था। तो जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर था, इसका राइट डी हो जाएगा। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको मैं बताऊंगा। बाबर का जन्म काबुल में हुआ था, उसके बाद से समरकंद में पहले हुए रहते थे, फिर बाद में काबुल में आ गए। तो बाबर का जन्म भी काबुल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाबर ने भारत में पहली बार किस वर्ष आक्रमण किया था, तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और मुगल के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर की प्रसिद्ध काव्य रचनाओं में से कौन सा ग्रंथ है, आपको बताना। शाहनामा, अकबरनामा, तुजी ए बाबरी। तुजुक एवं बाबरी, ये अकबर का राइट आंसर चौथे का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे बच्चा कि बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो अभी मैं आपको पढ़ाया कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर हम 6 को देखेंगे, बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1483 में हुआ था बाबर का जन्म। कब हुआ था, 1483 में हुआ था, अभी मैं आपको बताया था। और उसका मृत्यु कब हुआ था, 1530 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने किस नदी के किनारे इब्राहिम लोदी को हराया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा यमुना नदी। किस नदी के ऊपर भाई, यमुना नदी के ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाबर का परिवार किस वंश से संबंधित था, तो ये था मंगोल वंश से। किस वंश से था भाई, इसे मंगोली कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 9 नंबर को देखेंगे, भारत का समकालीन कौन शासक था, तो भारत का समकालीन शासक था हमारा बाबर का समकालीन इब्राहिम लोदी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। वीडियो अच्छा लगेंगे तो आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो करिएगा। अगर ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो पाना है तो हमारे यहाँ आपको लगना पड़ेगा कंटिन्यू। मैं यूपीएससी सफर करूंगा सारे कंपटीशन को। 10 नंबर, बाबर के सशस्त्र हाथी का नाम क्या था, इसके हाथी का नाम था कटौती। क्या नाम था भाई, कटौती। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, बाबर ने किसे पानीपत की पहली लड़ाई कहा था, इससे कहा था बाबर ने। किसने कहा था भाई, बाबर ही लड़ा था, तो बाबर ही कहेगा ना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाबर का निधन किस वर्ष में हुआ था, तो अभी मैं बताया था 1530 ईस्वी में। कब हुआ था, 1530। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाबर ने किसे अपनी सेना का मुख्य सेनापति नियुक्त किया था, आपको बताना है। हुमायूं को, अमर सिंह को, मालिक सफू को, इब्राहिम लोदी को, तो हुमायूं को। किसको, अपने बेटे को नियुक्त किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, बाबर ने भारतीय आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापार करना, मंगोलों में बदलना, भारत में एक नया साम्राज्य को स्थापित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाबर की शाही सेना में कितने सैनिक थे, ये 2000। बताइए 2000 सैनिक को लेकर के लड़ता है, सॉरी 20,000 सैनिकों को लेकर लड़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, बाबर की शाही सेना का मुख्य मुकाबला किससे था, तो आपको बताना है अफगानों से, मंगोलों से, दिल्ली सल्तनत से, राजपूतों से नहीं, ये दिल्ली सल्तनत से था। दिल्ली सल्तनत के राजा एम्परर इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाबर की शैली में क्या प्रमुख विशेषताएं थी, सैन्य कला, काव्य रचनाएं, गुप्तचर प्रणाली, व्यापारिक गतिविधियां। इसका राइट आंसर है भैया काव्य रचनाएं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, बाबर के किस विजय को भारतीय इतिहास में प्रमुख माना जाता था, पानीपत की प्रथम युद्ध जो 1526 में लड़ी गई थी, इसी को माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 19, बाबर ने किससे अपनी संपत्ति को विभाजित किया था? हुमायूं ऑफ फ्रांस, इब्राहिम लोदी और अकबर। ये हुआ हुमायूं से। किससे किया था भाई? हुमायूं। ऑप्शन नंबर 8 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बाबर के आक्रमण के बाद भारत में किस साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो भाई मुगल। कौन से वंश की? मुगल वंश की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे। रिवीजन हो रहा है आपको, मैं बाबर को पढ़ाया और रिवीजन करवा रहा हूँ। बाबर का शाही दरवाजा कहाँ स्थित है? भैया ये तो काबुल में स्थित था। कहाँ था? काबुल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे भाई, बाबर ने किस शहर को अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये भैया आगरा को अपनी राजधानी बनाई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को, बाबर के शासनकाल में भारत में कितने प्रमुख युद्ध लड़े गए? अभी मैं आपको जस्ट बताया था 6। कितने? अभी मैं बस बताया था आपको कि टोटल 6 युद्ध लड़े गए थे बाबर के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाबर ने भारतीय राजनीति में किसे अपनी प्रमुख भूमिका निभाने का मौका दिया? शेरशाह सूरी, हुमायूं, अकबर और बाबर। तो ये भैया अकबर। राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन और हमारे पास बाकी है। बाबर ने भारतीय युद्ध में कौन सा युद्ध नीति अपनाई थी? चौकस और लहरदार विघटन। किस नीति को अपनाई थी भाई? विघटन। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाबर की लड़ाई में महत्वपूर्ण हथियार क्या था? सबसे बड़ा रोल अदा की थी हाथी। क्या? हाथी। इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, बाबर के शासनकाल में भारत में किस युद्ध का आयोजन किया गया था? पानीपत की पहली लड़ाई की जो इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बाबर का मरणोपरांत महान कार्य क्या था? भारत में मुगल वंश का नींव डालना ही बाबर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। भाई साहब अभी 28 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी वही 22 क्वेश्चन हमारे पास हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग बने रहिए। बाबर मुगल वंश में बाबर से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं सारा क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, घबराने की बात नहीं है। बाबर की समकालीन शासिका कौन थी? कुंवर, रानी राजवंश, रानी ममता। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई बी, रानी ममता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे, बाबर की अंतिम इच्छा क्या थी? भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालना, स्थिति को बताना। काल में कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? 2 बार किया था। कितने बार किया था भाई? ये 2 बार में किया था। कितने बार किया था? ये 2 बार में किया था। ठीक है, कितनी बार किया था? ये 2 बार। इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाबर ने किस युद्ध में अफगानों को पराजित किया था? पानीपत की पहली लड़ाई, चौसा की कन्नौज युद्ध और शरयस युद्ध। आपको बताना है तो यह पानीपत के युद्ध में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे 33 नंबर, बाबर का सबसे बड़ा समकालीन शत्रु कौन था? शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी राजपूत। अभी मैं जस्ट बताया हूं, उसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाबर का मुगल साम्राज्य किसकी नींव पर आधारित थी? इब्राहिम लोदी, हुमायूं, अकबर और राजपूत। इसका था भैया हुमायूं के ऊपर। क्या थी? बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाबर का साम्राज्य किस युद्ध के बाद मजबूत हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ये क्या हुआ था? स्थापित हुआ था। बाबर का प्रमुख धार्मिक विश्वास क्या था? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म। ये था भैया इस्लाम धर्म। किसमें भाई? इस्लाम धर्म में। चलिए, बाबर ने अपने साम्राज्य की सेना को किस प्रकार सुदर्शित किया था? एकत्रित सैनिक, सुसंगति और प्रशिक्षण सैनिक, स्वदेशी सैनिक, विदेशी सैनिक। ये था भैया संगठित और प्रशिक्षित सैनिक। खुद ही एक सेनापति था, तो अब खुद ही अपना कूटनीति चलाता था। बाबर के द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था? तो आपको बताना है आगरा का किला। किसका? भाई आगरा का किला बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
एक बार डाउट है क्या मेरे क्वेश्चन में? बाबर के द्वारा शायद दिल्ली लाल किला बनवाया गया था। एक बार इस क्वेश्चन सही है, सही है, आगे बढ़ के ठीक है। बाबर की विजय के बाद भारत में कौन सी सांस्कृतिक स्थिति स्थापित हुई थी? प्राचीन भारतीय संस्कृति, हाँ, भारतीय इस्लामिक संस्कृति, भारतीय साहित्यिक संस्कृति, मध्यकालीन हिंदू संस्कृति। इसका राइट आंसर भारतीय इस्लामी, क्योंकि वो इस्लाम धर्म का बात करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे 40। बाबर की आक्रमण नीति क्या थी? सिर्फ व्यापारी उद्देश्य, सामरिक लाभ के लिए, वृद्धि स्थापित करने के लिए, धार्मिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया सामरिक लाभ के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 को देखेंगे। बाबर का प्रमुख शिकार क्या था? हाथी, बाघ, जंगली सिंह। इसका है भैया बाघ, राइट आंसर भी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42। बाबर के भारत में अपनी स्थिति को कैसे मजबूत किया? मुगल साम्राज्य की नींव डाल करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। बाबर ने किस शहर में अपने किले को स्थापित किया था? ये भैया आगरा में किया था, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। बाबर की शासन नीति में क्या प्रमुख थी? उदारवादी नीति, कठोर नीति, धार्मिक सहिष्णुता, सामरिक नीतियां। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई धार्मिक सहिष्णुता। क्वेश्चन नंबर 48। बाबर का परिवार किस साम्राज्य का हिस्सा था? मुगल साम्राज्य, राजपूत, अफगान, सिकंदर साम्राज्य? नहीं, ये भैया मुगल साम्राज्य का। क्या था? मुगल साम्राज्य का। क्वेश्चन नंबर 46। बाबर की शासन अवधि कितने वर्षों तक रही? 10 साल, 14 साल, 12 साल, 15 साल, ये थी 14 साल। अभी मैं जस्ट बताया था। प्रमुख समकालीन सांस्कृतिक स्थिति क्या थी? तुर्की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, मंगोल संस्कृति, फारसी संस्कृति। ये थी क्या थी? पर्शियन संस्कृति, क्योंकि फारसी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49। बाबर ने अपने शासन में किसे नियुक्त किया था? अकबर, हुमायूं, शेरशाह और बाबर। है उसका बच्चा अकबर था, तो सॉरी हुमायूं को करेगा ना। 50 लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन। बाबर के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी किस ग्रंथ में दी गई है? अकबरनामा, बाबरनामा, बाबरी शाहनामा। इसका राइट आंसर है बाबरनामा, जो बाबर के आत्मकथा है। उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे ये सारे इंफॉर्मेशन अबाउट बाबर। आपको कभी भी इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अगर वीडियो अभी भी बोल रहा हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार अपने दोस्तों से शेयर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इसके बच्चे हुमायूं को लेकर के, इसी तरह से हुमायूं की सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आऊँगा। अभी के लिए राम राम भाई जी, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।